जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए जो साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं उसका सेट नंबर 125 को करेंगे। ठीक, उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि 1 से लेकर के 125 तक से 124 तक सेट हो गया है, वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और वहाँ जा कर के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जो देख लिए हैं तो वो अपना रिवीजन भी करते रहिए। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए ये प्रश्न देखने से पहले कि देखिए जो है ना बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक का डेली जो है ना वीडियो आता है। ठीक ना, ये कब आता है तो ये शाम को 3 PM में। पहले देखिए इसी टाइम में आता था 10 AM में ही। ठीक है, जब ये क्लास साइंस वाला बंद था, जब ये साइंस वाला क्लास बंद था तब ये 10 AM में ही आता था। ठीक है, लेकिन जब ये साइंस वाला क्लास चालू हो गया तो इसका जो है टाइम को 3 PM में कर दिया गया। ठीक ना, तो यहाँ भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक कराया जा रहा है। देखिए 2005 से अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का कराया जाएगा। ठीक ना, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किस चीज़ का। ठीक, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये किसका बना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक, इसे हम रासायनिक रूप से क्या कहते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है तो यह आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, हेमी हाइड्रेट है। ठीक, किसका क्या हुआ इसका नाम तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक, जिसका फार्मूला क्या होता है आपको तो इसका फार्मूला होता है आपको CaSO4 इंटू ½ H2O। ठीक नहीं, ये देखिए क्या होता है कि ये जिप्सम को जो है ना इसमें पानी को निकाल करके बनाया जाता है। मतलब इसको जिप्सम को जो है शुष्क करके बनाया जाता है। ठीक, देखिए जिप्सम का क्या होता है फार्मूला कि CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक ना, इसमें से क्या किया जाता है कि जल को कुछ निकाल लिया जाता है, नहीं कि इसको इसे सुखा दिया जाता है तो क्या बन जाता है ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक ना, देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, यानी क्या हुआ कि ये जिप्सम का बनता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए यूज कहाँ पर होता है। देखिए ये शल्य क्रिया में क्या होता है, जैसे हड्डी उड्डी टूट जाता है। ठीक ना, किसी का हड्डी उड्डी टूट गया तो उसका प्लास्टर किया जाता है, तो उसमें जो पीओपी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, देखिए मूर्ति हो गया, ये सब का सांचा बनाने के लिए भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है तो ये जिप्सम का बना होता है। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड्स जो होता है यानी कि PU 94 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। देखिए जैसे कोई भी परमाणु है, जैसे कोई भी जैसे तत्व है। ठीक, इस तत्व में क्या होता है कि नीचे में जो रहता है तत्व लिखा है यहाँ पर क्या होता है आपको परमाणु संख्या रहता है। ठीक है ना, और ये ऊपर में जो रहता है ये क्या होता है आपको परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक, जैसे A से डिनोट करते हैं। ठीक ना, अब देखिए न्यूट्रॉन जब निकालना होता है यानी कि N निकालना होता है तो ये क्या किया जाता है इसमें कि परमाणु द्रव्यमान में से जो है ना परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है। ठीक ना, तो न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हमको परमाणु द्रव्यमान क्या इतना 242 दिया हुआ है, परमाणु संख्या कितना है तो 94 है, तो इसका हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो N बराबर क्या हो जाएगा कि 242 में से कितना 94 घट जाएगा। ठीक, तो देखिए घटाते हैं कितना जाएगा 12 में 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा कि 148 आ जाएगा। ठीक, नहीं तो 148 आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये आपको ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के केंद्र पर का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। कि केंद्र में जो धनावेशित हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है। ठीक, देखिए कोई भी परमाणु है, ठीक, उसके केंद्र में क्या रहता है तो यहाँ पर जो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है उसके केंद्र में। ठीक ना, यदि इसी दोनों के योग को जो है ना क्या कहा जाता है तो ये परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है इसको तो परमाणु द्रव्यमान कहता है। ठीक, इसमें देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है तो इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है तो उदासीन होता है, और प्रोटॉन क्या होता है तो प्रोटॉन जो यहाँ पर धनावेशित होता है, मतलब धनावेश यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक ना, प्रोटॉन क्या होता है आपको तो पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि एक परमाणु के केंद्र यानी कि केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। धनावेशित हिस्सा जो होता है ये पूरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन धनावेशित रहता है तो प्रोटॉन रहता है धनावेशित। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है।
कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, इस में से कौन सा द्रव है जो कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ठीक, देखिए इससे समानता क्या होता है कि कोई भी धातु जो है ना, धातु ये जो है ना हमेशा ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। किसका किसका चालक होता है? तो ये आपको ऊष्मा एंड विद्युत का चालक होता है। ठीक, तो जो इस मतलब क्या हुआ, इसमें से ऑप्शन में कौन जो धातु हो जाएगा तो वो ऊष्मा और विद्युत का चालक होगा। देखिए एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ द्रव के बारे में कहा है तो द्रव अवस्था में एकमात्र धातु है तो वो कौन है? तो वो है आपको पारा। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पारा धातु है, तो धातु है तो ये ऊष्मा और विद्युत का मतलब सुचालक होगा, यानी कि चालक होगा। ठीक ना, यानी कि कम ही चालकता करेगा लेकिन वो चालन तो करेगा ही। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। ठीक है ना, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? ये आपको प्राकृत तत्व में मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा। ठीक है, परमाणु का जो नाभिक होता है बीच में, इसको किसने खोजा था? तो इसको जो है आपको रदरफोर्ड ने खोजे थे। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक, तो रदरफोर्ड कब खोजे थे? तो ये आपको 1911 ईस्वी में खोजे थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए नीलम जो होता है रूबी, इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको Al2O3 होता है। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ठीक, देखिए कोई तत्व है, ठीक, जैसे कोई तत्व एक्स है। ठीक, इसमें देखिए प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे डिनोट की जाती है। देखिए जेड जो है नीचे लिखा रहता है, तो जेड क्या है? तो ये आपको क्या होता है? तो ये आपको जेड होता है आपको परमाणु संख्या। ठीक, क्या होता है? तो परमाणु संख्या जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक, देखिए जेड के बराबर ही होता है, क्या होता है आपको? प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक, अब देखिए ऊपर में क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। ठीक, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। ठीक ना, अब देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है ए, इसका वैल्यू किसके किसके बराबर होता है? तो ये आपको होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, तो यहाँ देखिए हमको प्रोटॉन मालूम है तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो यहाँ देखिए ए बराबर होता है एन प्लस पी, तो एन बराबर हम लिख सकते हैं कि ए माइनस पी। ठीक ना, ए माइनस पी या ए माइनस जेड या ए माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि कोई परमाणु इसका 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन हमको कितना दे दिया है? तो 2 दे दिया है। ठीक, 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी हमको दे दिया है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। ठीक, तो इसका द्रव्यमान संख्या हमसे पूछा है तो ये तो आसान ही है। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है ए बराबर क्या होता है आपको? देखिए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। देखिए हमको न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 2, और प्रोटॉन भी 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण जो कि है प्रतिकण युग्म है। ठीक है ना, प्रतिकण को सबसे पहले समझिए कि प्रतिकण होता क्या है। ठीक है ना, देखिए अधिकतर क्या होता है कि कणों के अनुरूप जो है उसके संबंध में एक प्रतिकण होता है, उसका जो प्रतिकण होता है, प्रत्येक कणों का जो है ना कुछ एक प्रतिकण होता है। ठीक है ना, अधिकतर रूप से। ठीक, देखिए जिसका द्रव्यमान क्या होता है, इनकी प्रतिकण जो होता है उसका द्रव्यमान जो होता है उस कण के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। ठीक, यानी क्या होगा कि जो प्रतिकण जो होगा, जिसका प्रतिकण होगा उसके द्रव्यमान के बराबर उसका भी द्रव्यमान होगा। ठीक है, लेकिन आवेश क्या होगा? उसका विपरीत होगा। ठीक, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है धनावेशित क्या है? तो आपको एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिसे क्या कहता है? तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक, यहाँ देखिए क्या कहा है कि इनमें से कौन सा प्रतिकण का युग्म है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? तो पॉजिट्रॉन होता है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या है? एक दूसरे का प्रतिकण है। ठीक है, और बाकी बात देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये प्रतिकण नहीं है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो ये भी नहीं है, और फोटोन और इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है। देखिए लोहा किससे प्राप्त किया जाएगा? जो लोहा का अयस्क होगा उसी से तो लोहा प्राप्त किया जाएगा। ठीक, तो इस में से कौन है लोहा का अयस्क? देखिए हेमेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसी से हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए क्या है कि पिंच ब्लेड, देखिए पिंच ब्लेड जो होता है ये किसका अयस्क है? तो ये आपको यूरेनियम का अयस्क है। किसका है?
तो ये आपको यूरेनियम का। और ये मोनाजाइट रेत जो है ये किसका अयस्क है, तो ये आपको थोरियम का है। किसका है ये, तो ये थोरियम का अयस्क है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक, अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से हम सुमेलित करते हैं। ठीक, देखिए ए में, सूची 1 के ए में दिया हुआ है कि उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन है। देखिए उष्मा या विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो ये चांदी होता है। ठीक, यानी कि 1 मिल जाएगा आपको 4 के साथ। ठीक, अब देखिए बी में दिया हुआ है कि उससे अधिक मात्रा, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु क्या है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है इस समय से, तो अल्युमिनियम है। ठीक, तो ये बी जो है आपको 3 के साथ मिल जाएगा। सी में कहा है कि सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु, यानी कि पीटकर सबसे ज़्यादा लचीली भी होना चाहिए और इसके पीटकर जो है इसको चादर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कौन सा पदार्थ है, ये देखिए सोना है। तो इसमें ये गुण किस में होता है, तो सोना में होता है। ठीक, ये देखिए सी आपको 1 के साथ मिल जाएगा। और एक मात्र बचा है डी, तो डी में क्या कहा है कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। ठीक है, ऊष्मा का तो चालक है लेकिन न्यूनतम संचालक है, तो यानी डी किसके साथ मिल जाएगा, तो 2 के साथ मिल जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर देखिए किस में दिया हुआ है, देखिए ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। किस ऑप्शन दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः जो है आपको एनोटीकृत होते हैं, तो इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना। किसका निक्षेपण होना है, ठीक ना। देखिए एल्युमिनियम का, जैसे देखिए लोहा को जब संक्षारण होने लगता है लोहा में, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको गैल्वेनाइज किया जाता है। तो गैल्वेनाइज क्रम में क्या जाता है कि उसमें जो है ना आपको जिंक का परत को चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एल्युमिनियम को जो है ना आपको संक्षारित होने से बचाने के लिए एक प्रक्रम है जिसे क्या कहा जाता है, तो एनोडाइजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एनोडाइजिंग। ठीक, क्या कहा गया, तो एनोडाइजिंग कहा जाता है। ठीक ना, तो इस प्रक्रम में क्या किया जाता है कि इस एल्युमिनियम के ऊपर जो है ना आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा जाता है। कि किसके ऊपर, तो एल्युमिनियम के ऊपर किसका परत चढ़ा जाता है, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा दिया था। ठीक है, जिससे क्या होता है कि संक्षारित होने से बच जाता है। ठीक ना, अब देखिए ये प्रक्रम क्या है, तो ये प्रक्रम एक प्रकार कैसा है, तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक ना, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम पर किसका परत चढ़ाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। ठीक है, देखिए अगर ऊंचाई के स्थान पर हम जाते हैं, यानी कि पहाड़ पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर ही पानी जो उबलने लगता है। ठीक है, देखिए ऐसा इसी कारण से होता है कि देखिए जब ऊंचाई बढ़ता है, देखिए जब ऊंचाई बढ़ता है तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब आपको कम होने लगता है। ठीक है, क्या होता है जब ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है कि जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो क्वथनांक जब घट जाएगा तो उसका जो उबलने का बिंदु है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। ठीक ना, क्वथनांक घटा तो उसका उबलने का बिंदु कितना होगा, तो नीचे चला है। नीचे चलाने की पानी जो है सामान्यतः कितना पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। जब ऊपर जाएगा तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा आपको, तो घट जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्वथनांक घट गया तो इसका पानी का उबलने का पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे क्या होता है, ये उबलने लगता है। ठीक ना, और उबलने लगता है और क्या होता है कि जल जो है ना वाष्पित हो जाता है जल्दी जल्दी। ठीक ना, और खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक, तो यहाँ से क्या पूछा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। देखिए क्यों उबलता है, क्योंकि देखिए वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता था, उबलने का बिंदु क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मोती के मुख्य अवयव क्या है। ठीक, देखिए मोती में जो है मुख्य रूप से क्या रहता है, देखिए इसमें 85% क्या रहता है, तो 85% इसमें रहता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, क्या रहता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपको एरागोनाइट। ठीक, एरागोनाइट। और देखिए इसमें क्या क्या रहता है कि इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होंगे। अब देखिए इसमें 2 से 4% क्या रहता है आपको, जल भी रहता है। ठीक, और इसमें रहता है आपको 0 से 10% तक क्या रहता है, फिर आप तो कंचियोलिन रहता है। ठीक है ना, कंचियोलिन भी रहता है। ठीक है, ये कंचियोलिन क्या है, तो ये कंचियोलिन क्या है, तो एक प्रकार के क्या है, तो आपको ये प्रोटीन है। ठीक नहीं, ये कंचियोलिन क्या है, तो एक प्रकार का ये प्रोटीन है। ठीक, यहाँ से क्या पूछा है, मोती का मुख्य अवयव क्या है, तो मोती का मुख्य अवयव क्या है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बाद देखिए कंचियोलिन है और जल भी है। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन ने दिया, देखिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहे हैं अभी तुरंत, तो एरागोनाइट कहे। ठीक है, तो एरागोनाइट भी होगा, तो एरागोनाइट और कंचियोलिन
इसका मुख्य अवयव हो जाएगा। ठीक, तो इसका किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए जैसे कोई समांतर दर्पण है, जैसे आप सैलून में देखे होंगे कि दो समतल दर्पण है। ठीक, इसको समांतर क्रम में रखा जाता है। ठीक, इसमें बीच में जो है ना कोई वस्तु रख दिया। ठीक, इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, ये देखिए आपको अनंत बन जाएगा। ठीक नहीं, ये जो देखिए जैसे पहला बना, इसका प्रतिबिंब देखिए अगला में बन जाएगा। ऐसे करते करते जो है ना आपको अनंत बन जाता है। ठीक, जिसका प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगा। ठीक है, जो किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा। ठीक, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो देखिए इसमें होता क्या है, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, देखिए जब सूर्य का प्रकाश जो होता है, या सूर्य के प्रकाश के, या सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, तो ये श्वेत होता है। ठीक ना, जब ये श्वेत प्रकाश या कहिए सूर्य के प्रकाश जब ये प्रिज्म से गुजरता है, ठीक ना, देखिए ये श्वेत प्रकाश है, जब ये प्रिज्म से गुजरता है तो ये इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक ना, जब देखिए इसका अपवर्तन होता है, कि अपवर्तन के बाद क्या होता है कि 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाता है। ठीक है, अपने रंगों में जो है विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसी को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या हुआ कि इसका देखिए श्वेत प्रकाश जो है ये विक्षेपित होकर के 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसके द्वारा हुआ, तो ये प्रिज्म के द्वारा हुआ। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिज्म द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। एक में दिया हुआ है कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। ठीक, और दो में दिया हुआ है कि प्रतिलोम प्रसारण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस को सबसे पहले समझते हैं। ठीक, देखिए प्रसारण के क्रम में क्या होता है कि किसी विलायक में प्रवाह या प्रसरण तनु विलयन के सांद्र विलयन की ओर होता है। ठीक है, यानी कि तनु से सांद्र की ओर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए क्या कहा है कि सांद्र घोल से तनु में होता है, यानी कि उल्टा कहा है, यानी ये गलत हो गया। ठीक, अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि प्रतिलोम प्रसारण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या कहा है कि तनु घोल पर जो है ना बाह्य दाब लगाया जाता है, यानी कि ये भी गलत हो गया, यानी कि तनु पर नहीं लगाएगा, किस पर लगाएगा, तो ये सांद्र पर लगाया जाता है बाह्य दाब। ठीक ना, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से कौन सा सही या गलत है, तो ये एक और दो दोनों गलत है, मतलब यानी कि एक ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कथन को पढ़ते हैं तभी तो विचार करेंगे। पहला कथन कहा है कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखना चाहता है। ठीक, तो उसे जो है सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट दिखेगा। ठीक ना, यानी क्या होगा कि जैसे देखिए कोई पानी है, ठीक, ये पानी का तल है। ठीक, पानी के तल के अंदर क्या है कि कोई सिक्का रखा हुआ है। ठीक ना, जब यहाँ से कोई देखिए कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, ठीक, देख रहा है, इसको सिक्का जो है थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऐसा देखिए क्यों होता है कि ऐसा देखिए इसी कारण हुआ है। देखिए पानी क्या है, आपको सघन माध्यम है, और ये आदमी कहाँ से देख रहा है, तो ये आपको वायु से देख रहा है, यानी कि विरल से देख रहा है। ठीक है, यानी क्या हुआ, प्रकाश किरण कैसे गमन कर रहा है, तो ये सघन से विरल की ओर गमन कर रहा है। ठीक है, जब ये सघन से विरल की ओर गमन करता है प्रकाश की किरण, ये क्या होता है, कोई अभिलंब से जो है दूर भाग जाता है। ठीक है, अभिलंब से जब ये दूर भागता है, जिससे क्या होता है कि इसका जो है ना आपको सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जिसे जिसे मतलब ऊपर पटा हुआ या कहीं आंख से नज़दीक प्रतीत हुआ है। ठीक ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो सही का है। ठीक ना, चलिए एक सही है। अब देखिए दो में क्या कहा है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति तल के ऊपर एक सिक्का को देखता है। ठीक ना, देखिए जल के अंदर में है। ठीक ना, ये देखिए तल है। ठीक, ये तल है जल का, ये नीचे क्या है आपको जल भरा हुआ है। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, ये तल के अंदर से कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है सिक्का को। ठीक, देख रहा है, तो तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है, तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर रहेगा। ठीक है, हाँ अधिक ऊंचाई पर रहेगा, क्योंकि देखिए ये क्या है कि ये देखिए सघन माध्यम है। ठीक ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में देख रहा है, यानी क्या हुआ कि ये सिक्का को देख रहा है, तो सिक्का कैसा गमन कर रहा है, इसका प्रकाश, तो ये गमन कर रहा है आपको विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। ठीक, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम को आएगा, तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, आपको नज़दीक आ जाएगा। ठीक ना, अभिलंब का जब ये नज़दीक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिक्का थोड़ा ऊपर, मतलब ये थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि ये भी सही है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर लगेगा, यहाँ है तो इसको लगेगा यहाँ है। ठीक ना, तो अधिक ऊंचाई पर लगाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक और दो दोनों सही है। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक और दो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है। देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक, जैसे ये अभी
वस्तु है। ठीक, ये वस्तु कैसा है, तो ये देखिए लाल रंग से हमने इसको रंग दिया। ठीक, तो ये वस्तु किस रंग का है, तो ये लाल रंग का है। ठीक, तो ये लाल रंग हमको क्यों दिखाई, ये लाल रंग ही है, ये इसी कारण से दिखा है कि जैसे देखिए इस पर कोई लाइट पड़ रहा है। ठीक है, लाइट पड़ रहा है तो ये जो है सभी रंग को क्या करता है, आपको अवशोषित कर लेता है, और लाल को क्या करता है, आपको परावर्तित कर देता है। क्या करता है, इसको परावर्तित कर देता है। ठीक, परावर्तित जब करता है तो इसी के कारण जो है ना हमें लाल दिखता है ये वस्तु। ठीक है, क्या हुआ कि उस रंग को ये क्या कर रहा है, तो परावर्तित कर रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावर्तित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, इस सब में से कौन है जो कि प्राथमिक रंग है। सबसे पहले समझिए कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। ठीक, प्राथमिक रंग देखिए कौन कौन है, तो ये देखिए लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया। ठीक नहीं, ये तीनों क्या है, आपको प्राथमिक रंग है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, देखिए लाल, नीला और पीला दिया है। ठीक ना, तो प्राथमिक रंग कौन है, तो यहाँ देखिए काला और पीला, ये दोनों ही प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक ना, यानी कि लाल, हरा, नीला है प्राथमिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए तो ए और बी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, प्राथमिक रंग ये दोनों ही नहीं है, काला भी नहीं है और पीला भी नहीं है। ठीक ना, यानी लाल, हरा, नीला क्या होता है, आपको प्राथमिक रंग होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। कि मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी जो होती है वो ठोस होती है। ठीक ना, पूरी तरह से कैसी होती है, तो ये ठोस होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की औसत जो है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है मनुष्य का वो कितना होता है। देखिए वो होता है आपको 120/80 mm/Hg होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो मानव में जो रक्त का प्रेशर होता है वो कैसे बनता है इसको देखिए सबसे पहले समझिए। ठीक, देखिए मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। ठीक है ना, ये रक्तचाप कहाँ पर होता है, तो ये धमनियों में जो है ना रक्त की दाब की दो अवस्थाएं होती है। ठीक है ना, पहले देखिए क्या होता है, आपको प्रकुंचन दाब होता है। प्रकुंचन दाब मतलब क्या हुआ कि आपको सिस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी कि प्रकुंचन दाब को ही सिस्टोलिक प्रेशर कहता है। ठीक, अर्थात दूसरे को जो है तो प्रासरण दाब होता है, यानी कि डिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक, तो समानतः तौर पर प्रकुंचन दाब जो है 120 मिली तथा प्रासरण दाब 80 मिली तक होता है। ठीक है, तो रक्तचाप को डॉक्टर के स्पेक्ट्रम में तो क्या हुआ, ये में कितना होता है कि प्रकुंचन दाब क्या होता है आपको, तो ये होता है आपको पहले क्या होता है प्रकुंचन दाब। ठीक, तो प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 मिली होता है। ठीक, तथा प्रासरण दाब कितना होता है, तो ये आपको 80 मिली होता है। ठीक, यहाँ देखिए 120 जो है ये प्रकुंचन को बता रहा है और 80 क्या बता रहा है, तो ये आपको प्रासरण को बता रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, और देखिए पूछेगा अगर कि जो है ना बीपी को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ये आपको स्फिग्नो माइनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप एस्कर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है। ठीक, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्कर्बिक एसिड। ठीक, देखिए इसका मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि सबसे उत्तम स्रोत विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो ये है आपको आंवला। ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो ये आपको आंवला में पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका अन्य और स्रोत जैसे देखिए जितना भी खट्टा फल है, जितना भी खट्टा फल है यानी कि खट्टा और रेशेदार फल है, ये सभी में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए। देखिए पहला कथन ए में कहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, यानी कि वो पाचन नहीं कर पाता है सेलुलोज को। ठीक है, सही बात है कि मानव शरीर सेलुलोज को पाचन नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये बात सही है। आर में कहा है कि मानव शरीर में स्टार्च का जो अपघटन एंजाइम होता है ये आपको डायस्टेज विद्यमान रहता है। ठीक है, यहाँ ये भी सही कहा है कि मानव के शरीर में जो स्टार्च होता है, स्टार्च का अपघटक एंजाइम कौन सा होता है, तो ये आपको डायस्टेज होता है। ठीक, नहीं विद्यमान रहता है। ये डायस्टेज कहाँ पर रहता है, तो ये डायस्टेज जो है ना आपको ये आपको लार में रहता है। ठीक, तो लार में रहता है। ठीक, ये क्या करता है कि स्टार्च को जो है ना आपको ये माल्टोज में तोड़ता है। ठीक, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर भी सही है। ठीक, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है। देखिए आर जो है ए का व्याख्या कर रहा है, नहीं व्याख्या नहीं कर रहा है। कि व्याख्या नहीं कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक, सूची 1 में क्या दिया हुआ है, उरोस्थी यानी कि ब्रेस्ट बोन। ठीक ना, ब्रेस्ट बोन देखिए क्या होता है, देखिए ब्रेस्ट बोन देखिए ऐसे होता है,
ऐसे रहता है ना छाती में बोन, ठीक। ये देखिए बीच में जो रहता है ब्रेस्ट बोन, इसे ही स्टर्नम कहता है, इसी को ही क्या कहता है तो ब्रेस्ट बोन कहता है, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट बोन में क्या होता है तो स्टर्नम होता है, ठीक। ये देखिए ए किसके साथ मिल जाएगा तो 4 के साथ मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए बी आपको दिया है कि जत्रुक, जत्रुक मतलब क्या, कॉलर बोन। देखिए कॉलर बोन कहाँ होता है, देखिए मानव का देखिए यहाँ मुंह है, और देखिए यहाँ क्या रहता है, जहाँ पर कॉलर सट का जहाँ पर कॉलर रहता है यहीं पर एक कॉलर बोन रहता है दोनों तरफ, ठीक। यही कॉलर बोन जो होता है इसे क्या कहता है आपको केल्विक कहा जाता है, ठीक। तो ये चतुर्कोण कॉलर बोन क्या हो जाएगा केल्विक हो जाएगा, जो कि 1 में दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए है आपको जानु फलक, जानु फलक यानी कि नी कैप। नी कैप क्या होता है तो ये आपको होता है आपको स्केपुला, स्केपुला नहीं, स्केपुला नहीं, पटेला को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि नी कैप किसको कहा जाता है तो पटेला को कहा जाता है, ठीक। तो सी किसके साथ मिलेगा तो सी आपको मिल जाएगा 2 के साथ, ठीक। अब देखिए अगला है आपको स्कंद फलन, ठीक ना, यानी कि शोल्डर ब्लेड, ठीक। शोल्डर ब्लेड जो है आपको क्या होता है तो स्केपुला होता है, ठीक। तो स्केपुला होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो है 4 के साथ मिला है, ठीक। देखिए ए का 4 और बी का किसके साथ तो बी 1 के साथ, बी 1 के साथ, और सी किसके साथ तो सी आपको 2 के साथ, और डी किसके साथ मिला है तो डी आपको मिला है 3 के साथ, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया है तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर लें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, आपको कैसा वीडियो लगा नहीं लगा, इससे संबंधित आप वीडियो में अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, ठीक। जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पुनः आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख लें, ठीक। और चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है वो है आपको डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है ना। उसमें जो है आपको 1 से लेकर के 124 तक के सारे सेट को जो है ना आपको अरेंज कर दिया, मतलब अभी तक जितना हुआ है सेट रोज जैसे होते जाता है उसको जो है उसमें अरेंज कर दिया जाता है, मतलब उसको जो है उसमें ऐड कर दिया जाता है उस प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो आप उस प्लेलिस्ट से जुड़ करके आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक, ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रखिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।